भाई शब्दार्थ का भी अपने आप में महत्व होता है, तो यहाँ हम शब्दार्थ लिख सकते हैं, शब्दों के अर्थ लिख सकते हैं। कोई भी विशेषज्ञ है वो कितना बोलेगा, तो हम बोर्ड की सहायता से कक्षा का भरपूर उपयोग करेंगे, शिक्षण को सही तरीके से हम करवाएंगे। हमें हिंदी के शब्दों का ही अधिक से अधिक इस्तेमाल वहाँ पे करना है। तो इंग्लिश है वो हमें जोड़ने का काम करती है, और हमारे नॉर्थ इंडिया में हिंदी का प्रचलन ज़्यादा है, तो वो जगह और स्थानम जैसे स्थानम प्रधानम, स्थान की प्रधानता को देखते हुए हमें तय करना है। इंटरव्यू वाला अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि क्या आप अपनी भाषा में इंग्लिश भाषा को जोड़ सकते हो, तो जैसे सर आपने बताया कि एक समावेशी भाषा है। सभी को नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंघल, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। आज हम इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को एक डेमो क्लास के माध्यम से हम समझाएंगे कि इंटरव्यू में कैसे पढ़ाएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। एक तो इंटरव्यू में ये कोई निश्चित नहीं होता है कि आपको कौन सा टॉपिक दिया जाएगा। इसमें दोनों ही बातें हैं, या तो आपको किताब दे सकते हैं, बुक दे सकते हैं एनसीईआरटी की, जिसमें क्लास 6th की, 7th की, 8th की, 9th की, 10th की 4-5 किताबों में कोई सी भी किताब दे सकते हैं। दूसरी, वो आपसे पूछते हैं कि आप क्या टॉपिक तैयार करके आए हैं, उसमें से आप पढ़ा सकते हैं। तो निश्चित नहीं है। अब आपको आत्मविश्वास के साथ वहाँ बोर्ड पे कैसे पढ़ाना है वो मायने रखता है, क्योंकि जो साथी पढ़ा रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फ्रेशर हैं उनको इंटरव्यू में थोड़ा सा होता है कि इंटरव्यू कैसे होगा, दिमाग में यही चल रहा होता है, तो थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं वो हमें ध्यान रखनी है। ऐसे नहीं कि कोई टॉपिक मिला और हम उसको जाते ही उसको पढ़ाने लग गए। सबसे पहले हम थोड़ी सी उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे। बोर्ड पे जाएंगे तो बोर्ड की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, दिनांक वगैरह है, इधर स्टूडेंट की प्रेजेंट एब्सेंट के बारे में लिखेंगे, तो वो हमें पूरी करनी है। और उसके बाद इंटरव्यू बोर्ड ही डिसाइड करता है कि आपको क्या पढ़ाना। वो बताएंगे, वो पूछेंगे कि आप क्या तैयार करके आए हैं, या तो वो उसी टॉपिक में से करवा लेंगे, या वो व्याकरण न पढ़वा के एक बुक दे देंगे और बुक से आपसे पूछेंगे कि भाई ये फला पाठ आप पढ़ाओ। तो इसमें कोई निश्चित पाठ नहीं होगा कि आपको पर्टिकुलर कबीर ही पढ़ाया जाएगा, आपको सूरदास जी से ही पढ़वाया जाएगा, मुंशी प्रेमचंद का पाठ ही पढ़वाया जाएगा। वो कहीं से भी 6th, 7th, 8th क्लास की वो आपको बुक दे देंगे। इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर हैं वो हमें बोर्ड पे भेजेंगे, और उसमें वो हमारी हैंड राइटिंग है, हस्तलेखन है, उसको देखेंगे कि हमारी शुद्धि अशुद्धि कैसी है, हमारी लिखावट कैसी है। कई बार हम लिखते हैं तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं तो ऊपर की तरफ लाइन चली जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही। और इधर से हम लिखते हैं तो नीचे नीचे आदि चली जाती है। तो ऐसे हमें नहीं करना, इसकी हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इसका अभ्यास हम कर सकते हैं। तो बोर्ड की कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हमें पूरी करनी है। तो इधर बोर्ड के बाईं तरफ है वो दिनांक लिखा जाएगा, और इसके दाईं तरफ है इसका एक कॉलम होता है, इसमें क्लास की डिटेल, टोटल स्टूडेंट, प्रेजेंट कितने हैं और अब्सेंट कितने हैं। ये अमूमन क्लास मॉनिटर भरता है, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड में कोई मॉनिटर नहीं होता, तो इसलिए वो टीचर को ही भरनी होती है। तो हमें ये फॉर्मेलिटी करके फिर हमें कोई टॉपिक पढ़ाना है। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मैं ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक है वर्ण विचार, उसमें इतने बहुत ज़्यादा प्रश्न है वो पुटअप नहीं कर पाते। वो वर्णों के बारे में पूछते हैं, वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें अलग अलग मत हैं, कोई 46 बताता, कोई 48 बताता, कोई 52 बताता है। तो बस उसमें ही वो घूम फिर के 2-4 प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों, कोई तो 52 मानता है, कोई 48 मानता है। और ये छोटा सा टॉपिक था, और इसमें लघु और दीर्घ वर्ण होते हैं, इनके बारे में तो 5, 10, 20 क्वेश्चन अधिकतम बनते हैं, और इसमें हम इजीली जवाब दे देते, इसलिए मैं वो टॉपिक तैयार करके गया था। तैयार करने के बावजूद मेरे से नहीं पूछा गया, इसलिए कोई निश्चित नहीं है कि आप जो तैयार करके जाओगे, हो सकता है कि वो भी पूछ ले आपसे, और हो सकता है कि किताब से पूछ ले। तो मेरे से कबीरदास को पढ़ाने के लिए बोला गया था, कक्षा 9वीं की किताब थी एनसीईआरटी की,
तो वो पढ़ाने के लिए मुझे दी गई। तो मैं बोर्ड पे गया, तो बोर्ड की कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो हम बाईं तरफ है वो लिखेंगे दिनांक, और इधर दाईं तरफ है वो इसमें कुछ डिटेल्स होती हैं, टोटल स्टूडेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, ये हम लिख देंगे। इसमें मॉनिटर भी फिल करता है, लेकिन ये हमें उस समय मॉनिटर नहीं मिलेगा, हम खुद ही मॉनिटर होंगे, हम पढ़ाने वाले होंगे, तो ये हमें खुद को ही लिखना है। अब जाते ही मैंने वहाँ पे बोर्ड पे, जिसको श्यामपट भी बोलते हैं, मैंने बोर्ड पे कबीरदास नहीं लिखा। वहाँ बच्चों से एक दोहा बोल के सुनाया कि माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। और बच्चों से पूछा कि बताओ बच्चों, ये कौन सा लेखक है, किसका दोहा है। तो हो सकता है कि बोर्ड के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो इसका जवाब नहीं दे, लेकिन हमें ऐसा मानना है कि हम सामने बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं। और बच्चे फिर उसमें जवाब देते हैं कि ये कबीरदास का है, और फिर हम कबीरदास पढ़ाना शुरू करते हैं। तो आज की कक्षा में हम कबीरदास पढ़ेंगे। कबीरदास एक बहुत बड़े संत हुए हैं, और कबीरदास के बारे में भी हम अगर सिस्टमेटिक थोड़ा सा लिख दें उसमें, तो इंटरव्यू बोर्ड को ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ इन्होंने क्रमबद्धता से अध्ययन किया है और अध्ययन करवा रहे हैं। तो इनका जन्म है वो 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ये लहर तारा कोई तालाब है, यहाँ लहर तारा तालाब, यहाँ इनका जन्म हुआ है। और ये ऐसा माना जाता है कि कबीर है वो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, इसलिए लोक लज्जावश इनकी माता है लहर तारा तालाब के पास इनको छोड़ गई थी। और इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु भी इधर ही लिख देंगे, जन्म और मृत्यु एक साथ हो जाएंगे। मृत्यु है वो 1518 में इनकी मृत्यु हुई, और लगभग 120 साल जिए हैं, लगभग 120 वर्ष ये जिए हैं। इनके जो माता पिता हैं नीरू और नीमा है, वो नीरू और नीमा लहर तारा तालाब की तरफ से गुजर रहे हैं, वही कबीरदास इन्हें मिलते हैं और वो इनको ले आते हैं और वो इनके माता पिता हो जाते हैं। अब बीच में वो बोर्ड के सदस्य प्रश्न पूछते हैं कि उस समय तो कोई स्कूल भी नहीं था, उस समय कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं थी, और कबीरदास ने कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो कबीरदास ने तो कभी कागज़ को नहीं छुआ, कलम को हाथ में नहीं लिया, तो वो पढ़े लिखे कैसे हुए, उनको इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ कि आज अमेरिका भी उनको पढ़ रहा है। तो इसमें सबसे मेन चीज़ है कबीरदास है, उनको ज्ञान सत्संगति से होता है। उनको ज्ञान किससे होता है? सत्संगति से होता है। तो ये हम जो इसके माता पिता हैं, माता और पिता, इनके बारे में हम लिख सकते हैं। इनके माता पिता नीरू और नीमा हैं, नीरू और नीमा हैं, और इनके गुरु हैं रामानंद हैं। रामानंद के 12 शिष्य हुए हैं, उनमें कबीरदास सबसे प्रमुख है। तो रामानंद इनके गुरु हुए हैं, और इनका एक शिष्य है इनका धर्मदास। तो ये धर्मदास है, कबीरदास बोलते जाते थे और धर्मदास पढ़ा लिखा था, तो ये उनको लिखता जाता था। तो कबीर ने खुद ने भी कहा कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। उन्होंने कभी कलम को हाथ नहीं लगाया, कागज़ को छुआ नहीं, फिर भी इतना ज्ञान है उन्हें सत्संगति से प्राप्त हुआ। मुख्यतः कबीर संत हैं, और उन्होंने भाई आडंबर हैं, भाई आडंबर यानी जितने भी दिखावे हैं, धार्मिक क्रियाएं हैं, लोग मन से साफ नहीं होते, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए भाई आडंबर करते हैं। तो ये हमें तमाम चीज़ें नहीं करनी है। अब उसमें जो पद दिया गया था, उसमें पहली लाइन थी, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास रे। तो इसमें तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं लिखूँगा नहीं, किताब में से मैंने देख देख के पढ़ाया था, ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। तो उसमें लिखा था कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास रे। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि हम शब्दार्थ भी एक तरफ लिख सकते हैं, भाई शब्दार्थ का भी अपने आप में महत्व होता है। तो
तो यहाँ हम शब्दार्थ लिख सकते हैं, शब्दों के अर्थ लिख सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको अर्थ समझने में परेशानी होती है। और जब भाषा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमें अगर शब्दों का जितना अर्थ आता है, भाषा उतनी हमें समझ में आती चली जाती है। और दूसरा इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जब हम शब्द लिखेंगे तो बोर्ड का उतना ही यूज होगा। और दूसरी चीज़, आपके पास समय की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो 2-3 चीज़ें देख लेते हैं। इसमें आपने परिचय भी बताया, शब्दार्थ भी लिखे, और फिर थोड़ा सा आप पढ़ा के देखेंगे तो वो इतना ही मैक्सिमम 10 मिनट तक आपको देखते हैं। तो मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रह कि हे बंदे, हे साधक, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे ही पास हूँ। यानी ईश्वर है वो घट घट में समाया हुआ है। कबीरदास है निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं, वो ये मानते हैं कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, इसलिए उसे हर जगह ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रही, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना मैं काबा कैलाश में। न कबीरदास कहते हैं कि ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, न काबा में हूँ। काबा मुसलमानों का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। और न मैं कैलाश में हूँ, न मैं कैलाश पर्वत पे हूँ। तो साधक है वो अनेक स्थानों पे ईश्वर को खोजता है। तो कबीरदास ये कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है, दिखावे की आवश्यकता नहीं है। कबीर तो ईश्वर तो हमारी आत्मा में है, कण कण में समाये हुए हैं। ये तो हमारी डेमो क्लास थी। और पढ़ाते समय इसमें 2-4 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। वो एक तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारा एंगल है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। हमारा एंगल है वो ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बोर्ड की तरफ सामने देखेंगे तो पीछे बच्चों को नहीं दिखेगा। तो यहाँ अगर हम ऐसे लिखते जाएंगे तो बच्चे भी हमें दिखते रहेंगे, बच्चों को दिखता भी रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, जब हम किताब से हम पढ़ाएंगे तो नो डाउट कि जो एग्ज़ाम पास करके आया है और कोई नेट JRF भी होता है, सब्जेक्ट के विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उनको ज्ञान तो होता ही है। अब ये नहीं कि किताब हमें मिली और हम बोलते ही चले गए, हमें लेखन भी करना है और पढ़ाना भी है। तो जो हमें किताब मिलेगी तो उसमें हम लाइन टू लाइन पढ़ा के शब्दों का अर्थ बता सकते हैं, उसकी भाषा के कबीर की भाषा के बारे में जानकारी दे सकते हैं। जैसे कबीरदास की भाषा वो पंचमेल खिचड़ी है, तो पंचमेल खिचड़ी के बारे में हम बता सकते हैं कि कबीर की जो भाषा है, कबीर की भाषा है वो कैसी है, पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी है। तो उन्होंने मेरे से बीच में भी पूछा था कि ये कबीरदास की भाषा एक सूरदास की तरह ब्रज क्यों नहीं है, इसके तुलसीदास की तरह अवधि और ब्रज क्यों नहीं है, ये पंचमेल खिचड़ी क्यों है। तो कबीरदास है वो कभी एक जगह टिक कर नहीं रहे थे, वो कभी राजस्थान जाते थे, कभी गुजरात जाते थे, कभी महाराष्ट्र, कभी यूपी, बिहार, ये इनके कर्म स्थली थे। तो वो सत्संगति में साधुओं के साथ रहते थे, और जैसे जैसे वो जाते गए वैसे वैसे वहाँ के क्षेत्रीयता का प्रभाव उनकी भाषा में आता गया, और इसलिए वो पंचमेल खिचड़ी हो गया। हम जो भी शब्द बोलेंगे उससे ही वो प्रश्न बनाते भी हैं, तो हमें उतना ही बोलना है जिसका हम जवाब दे सके। ऐसे नहीं कि हम वाइड एरिया में चले गए और फिर वो प्रश्न पुटअप करें, हम प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। दूसरी चीज़, अभी हम बोल रहे थे कि भाई किताब हमने ले ली और किताब के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, किताब से देख देख के पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम मौखिक ही पढ़ाते गए उनको, थोड़ा सा हमें बोर्ड का उपयोग भी करना है, जिससे क्या होगा, 2-3 चीज़ें होंगी कि हमारा जो शिक्षण है वो प्रभावशाली बनेगा, हमारा बोर्ड भी बढ़ेगा, बच्चों में वो रुचि बढ़ेगी, और जो सामग्री है वो बढ़ेगी, बोर्ड भरेगा, बच्चे भी लिख पाएंगे, और जो इंटरव्यू बोर्ड है वो भी देखेगा। वो 2-3 चीज़ें इसमें छांट लेगा कि एक तो आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, आपको ज्ञान कैसा है, और आपकी क्लास है वो 2 मिनट में ही ख़त्म नहीं होगी, 5 मिनट में ही ख़त्म नहीं होगी। कोई भी विशेषज्ञ है वो कितना बोलेगा। तो हम बोर्ड की सहायता से कक्षा का भरपूर उपयोग करेंगे, शिक्षण को सही तरीके से हम करवाएंगे। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अब ये शब्दार्थ हैं वो एक तरफ होने चाहिए, जीवन परिचय है वो थोड़ा सिस्टमेटिक घर पे हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो जो लेखक परिचय है वो एक तरफ हो जाएगा, और जो पाठ परिचय है, जैसे कबीर का है तो कबीर के बारे में हम लिख सकते हैं कि इसमें कबीर ने भाया डंबरों का विरोध किया है। आपको दे दिया कि जैसे 2 बैलों की कथा दे दी
तो दो बैलों की कथा में वो जो पाठ परिचय है उसके बारे में हम थोड़ा सा मौखिक भी बता सकते हैं, लिख के भी बता सकते हैं कि जैसे स्वतंत्रता है वो सहज में नहीं मिलती, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो इस तरह से हम पाठों के जो संदेश है, मोरल वैल्यू है, वो हम याद कर सकते हैं। कौन से पाठ से क्या संदेश हमें मिल रहा है वो थोड़ा थोड़ा हम देख के जा सकते हैं। और इसमें पाठ परिचय और कवि परिचय तो वो तो महत्वपूर्ण है ही, तो थोड़ी थोड़ी हम तैयारी इनकी भी करके जा सकते हैं, जिससे हमें क्या है कि अचानक हमें अगर वो किताब पकड़ा दें तो ये हमारे लिए उपयोगी साबित हो, हमें कोई झिझक नहीं आए। तो इस तरह से हमें तैयारी करके जानी है। मैं आता हूँ भाषा के ऊपर कि हम हिंदी के शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो इसलिए हमें हिंदी के शब्दों का ही अधिक से अधिक इस्तेमाल वहाँ पे करना है। लेकिन कई बार हमारी आदत भी होती है और हम बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते समय जैसे दिनांक न बोल के कई बार डेट बोल देते हैं, ठीक है। और ऐसे शिक्षण के दौरान ऐसे कई शब्द आएंगे जिनको हम हिंदी में भी बताएंगे और उनका कई बार इंग्लिश में भी मीनिंग बता देते हैं। जैसे भाषा है तो नॉर्थ इंडिया है, अपना राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है, ये उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, ये जो क्षेत्र है वहाँ हिंदी को अमूमन समझ जाते हैं। लेकिन जो दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया है, अब जो दक्षिण भारत हम कम बोलते हैं, साउथ इंडिया बोलते हैं, तो साउथ इंडिया में अगर आप जाओगे या नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहाँ अंग्रेजी का प्रचलन ज़्यादा है। तो हमें बच्चों को इंग्लिश में भी कई बार वर्डों को समझाना पड़ता है। जैसे मेरा एक दोस्त था फिरोज आलम, उसका साउथ इंडिया में सिलेक्शन हुआ था, वो साउथ इंडिया मिला था उसे, तो वो जब पानी भी पढ़ाता था तो बच्चों को वाटर बोलना पड़ता था, कुत्ता भी बोलता था तो डॉग बताना पड़ता था। तो कई बार हमारे सामने भाषा के शिक्षक के सामने ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि यहाँ भी हम जैसे लोकतंत्र है तो लोकतंत्र को बच्चे समझ ही नहीं पाते, तो उनको डेमोक्रेसी समझाना पड़ता है। तो वहाँ जो मेंबर हैं, बोर्ड के मेंबर हैं, वो हमसे प्रश्न पुटअप कर सकते हैं कि भाई आप तो हिंदी के शिक्षक हैं और इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। तो ये हमें इसका उत्तर पहले से सोच समझ के ले जाना है कि भाषा, हिंदी भाषा क्या है, समावेशी है। इसमें जो ग्राह्य क्षमता है वो सबसे ज़्यादा है। और हिंदी में आपने व्याकरण भी पढ़ी होगी, हिंदी में है वो संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत से तो खैर उत्पत्ति हुई है, अरबी के, फारसी के, चीनी, जापानी, ये विदेशी भाषा के सारे शब्द हैं, इंग्लिश के तो बहुत ज़्यादा शब्द हैं। तो इस तरह से हम उनको संतुष्टिपूर्वक जवाब दे सकते हैं। लेकिन वो इतने भी ज़्यादा वर्ड नहीं होने चाहिए जहाँ आपको लगे बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार आपको इंग्लिश के वर्डों का प्रयोग करना है और इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको भाषा का शिक्षण करवाना है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि बोर्ड के मेंबर हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई आप इतने इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं जबकि आप तो हिंदी के शिक्षक हैं। तो इसके लिए ये बात ज़रूरी है कि हम कहाँ पढ़ा रहे हैं। अब मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूँ। मैं अरुणाचल प्रदेश में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ हिंदी है वो बच्चे कम जानते हैं लेकिन कम जानते हैं। और कई बार एग्ज़ाम जब चल रही होती हैं तो बच्चे हिंदी का ही पेपर लाके बच्चे पूछते रहते हैं कि सर लोकतंत्र क्या है और ये शब्दार्थ क्या है। तो उनका इंग्लिश में मीनिंग बता के फिर उनको समझाना पड़ता है। देखो इंग्लिश है वो हमें जोड़ने का काम करती है और इंटरनेशनल भाषा है तो वर्ड ज़्यादा समझते हैं बच्चे। और केंद्रीय विद्यालय में तो लैंग्वेज में, बाकी तो सारे सब्जेक्टों का टीचिंग इंग्लिश में ही होता है, तो उन पे ज़्यादा इंग्लिश का प्रभाव होता है, तो बच्चे हिंदी को कम समझ पाते हैं। और एक क्षेत्र विशेष में जैसे साउथ इंडिया में ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है, हमारे नॉर्थ इंडिया में हिंदी का प्रचलन ज़्यादा है। तो वो जगह और स्थानम जैसे स्थानम प्रधानम, स्थान की प्रधानता को देखते हुए हमें तय करना है कि बच्चों का स्तर कैसा है और उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे। सभी को नमस्कार। तो सर ने काफ़ी डीप इन्फॉर्मेशन आपको दी है डेमो टीचिंग में और इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस भी वहाँ पे बता दिए हैं। सर का इंटरव्यू पहले भी हम पब्लिश कर चुके हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं देखा है तो देख सकते हैं। आज तो सर ने बताया कि डेमो क्लास आपको कैसी करनी है। सर वाली बातों में कुछ बातें मैं आपको और ऐड कर देना चाहता हूँ। अब देखिए, जैसा कि सर ने बताया
कि पूरे का पूरा आपका हिंदी में ही चलेगा। मैं यहाँ पे इसलिए ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि जो कमेंट आ रहे हैं मेरे पास उनका सर को नहीं पता है। उन कमेंट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। काफ़ी लोगों का डाउट ये रहता है सर कि हमारा जो डेमो होने वाला है या हमारा जो इंटरव्यू रहेगा वो हिंदी में रहेगा, क्योंकि हम तो हिंदी शिक्षक बनने वाले हैं। तो सर इसमें तो मेरे हिसाब से कोई दो राय नहीं है कि हिंदी शिक्षक है तो पूरा हिंदी में ही रहेगा। आपका भी हिंदी में ही हुआ होगा? हाँ सर, हिंदी में ही हुआ है। अब देखो सर बीच में बोल रहे थे कि इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग करना ज़रूरी है, और वो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है सर ने बताया, मैं थोड़ा और इलोबरेट कर देता हूँ उसको। कि जैसे आप नॉर्थ इंडिया में जाते हो, सेंट्रल इंडिया में जाते हो, जैसे नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया को आप कंबाइन कर लो तो हिंदी की पकड़ ज़्यादा है वहाँ पे। लेकिन जब आप दक्षिण भारत में चले जाएंगे या इधर नॉर्थ ईस्ट में आ जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में या तो इन लोगों की लोकल लैंग्वेज है और या इन लोगों को इंग्लिश आती है। अब जैसे हम लोग हैं अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे हमारी पोस्टिंग है। अब जब सर पढ़ाते हैं ना, जब सर ने यहाँ पे शिष्य पढ़ाया तो स्टूडेंट्स को शिष्य समझ में नहीं आता। कई बार एग्जाम में जब मेरी ड्यूटी लगती है, हिंदी का पेपर होता है, तो बच्चे का पेपर है और बच्चा पूछने आता है सर ये सारांश किसको कहते हैं, तो बताना पड़ता है बेटा समरी को सारांश कहते हैं। कई बार जैसे आता है कि एक निबंध लेखन आता है, वो आता है कि निबंध लिखिए, तो बच्चे पूछते हैं सर ये निबंध क्या होता है, तो ड्यूटी वाले टीचर को बोलना पड़ता है बेटा हाँ निबंध मतलब ऐसे होता है। जैसे सर ने बोला लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र। तो जैसे सर क्लास में पढ़ाते हैं तो उनको हिंदी के शब्दों के साथ साथ इंग्लिश के शब्द भी बताने पड़ते हैं ना सर हम लोगों को। तो ये समस्या है। तो अगर इंटरव्यू वाला अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि क्या आप अपनी भाषा में इंग्लिश भाषा को जोड़ सकते हो, तो जैसे सर आपने बताया कि एक समावेशी भाषा है, हिंदी तो एक समावेशी भाषा है, तो इंग्लिश के शब्दों का हम कुछ कुछ यूज़ कर सकते हैं। बट ये ऐसा नहीं करना कि हम पढ़ा हिंदी रहे हैं और शब्द सारे इंग्लिश के बोल रहे हैं। हमें इंग्लिश की मदद लेनी है, ताकि इंग्लिश की मदद लेके हम, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी जो भाषा है वो बच्चों को आनी चाहिए। उनको आ नहीं रही है, हम उसको सिखाने के लिए ही वहाँ पे पोस्टेड हैं। तो इसलिए हमें उसके साथ में जो साइड वाली लैंग्वेज है उस पर पकड़ करनी ज़रूरी है, ताकि उसकी मदद लेके हम क्या करें, बच्चों को हिंदी भाषा में ले आए। और हिंदी में आपने व्याकरण पढ़ी होगी, हिंदी में अरबी के, चीनी के, पुर्तगाली के, जापानी के और फारसी के, और सबसे ज़्यादा तो इंग्लिश के ही शब्द है जो प्रचलन में आ गए हैं। डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, ऐसे ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनको हमें डीपली हम जब पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि ये तो शब्द विदेशी भाषा का है। जैसे एम्बुलेंस है, ट्यूबलाइट है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, हिंदी में ऐसे कैसे, रेलवे स्टेशन है, ऐसे यूज हो रहे हैं। तो ऐसे शब्द हैं, तो उसका प्रयोग करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि हम प्योर ही हिंदी बोलें। हम उसको बच्चों को समझाने के लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करके हम फिर उनका हिंदी मीनिंग बता सकते हैं, या हिंदी के शब्द हैं उसको समझाने के लिए इंग्लिश के शब्दों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हमें प्रयास पूरा यही रखना है कि भाषा हमारी शुद्ध हिंदी ही हो, है ना। क्योंकि केवल टीचिंग में हम यूज़ करें। अगर इंटरव्यू वाला हमसे पूछ ले इस मामले में कि आप इंग्लिश के शब्द यूज़ कर सकते हो, तो ये मेंटली हम इस बात में प्रिपेयर रहना है कि अगर हम किसी क्षेत्र विशेष में जाएंगे तो वहाँ पे हमें इंग्लिश यूज़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट हिंदी कर रहा हूँ तो बच्चे उसके बारे में इतनी जानकारी रखते नहीं हैं। तो सर ने बहुत ही डीप इन्फॉर्मेशन आपको दी है। डेमो टीचिंग कैसे की जाएगी, टॉपिक कैसे मिलेगा, बोर्ड लिखते कैसे हैं। सर की राइटिंग देखो ऐसे जैसे प्रिंटर ने की है, इतनी अच्छी राइटिंग है सर की। उस बात को आपको, क्योंकि हिंदी टीचर की और की देखो राइटिंग तो अच्छी होनी चाहिए, उसका आपको ध्यान रखना है। अब सर अभी एक दो चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, मुझे याद आ गया। जब मान लो गद्य का कोई पाठ पढ़ा रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप पढ़ाओगे, लेकिन कविताएँ पढ़ाने को अगर आपको मिल जाएँ तो उसमें सर दो तीन चीज़ें हैं। शब्दार्थ तो हमें बताने ही बताने, उसमें अलंकार कौन सा बन रहा है, छंद कौन सा बन रहा है ना, और उसकी लय और गति है, वो हमें थोड़ा थोड़ा छूते हुए उनको पढ़ाना है कि बच्चों इसमें ये अलंकार आएगा, अलंकार की थोड़ी विशेषता बता देनी है। कोई शब्द आ गया, यथाशक्ति आ गया, प्रतिदिन आ गया, तो हमें उसमें उपसर्ग प्रत्यय भी निकाल देने हैं, मूल शब्द भी हमें बता देना है। जैसे दुकानदार शब्द आ गया तो दुकान अलग हो गया, दार अलग हो गया, तो दार प्रत्यय हो गया। तो बच्चों बताओ, दार प्रत्यय लगा के और दो शब्द बनाओ तो थानेदार हो गया, है ना। तो ऐसे ही प्रति है, प्रतिदिन है ना। उपशब्द है तो उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ऐसे करके हम बना सकते हैं। प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिरोज। जैसे निरोग शब्द आ गया तो निरोग में रोग मूल शब्द है, नी उपसर्ग है, ऐसे ही नी बना के
और नीडर है, ऐसे शब्द हम बच्चों से बनवाएंगे, अभ्यास उनका करवा सकते हैं, बोर्ड पे हम लिखा सकते हैं। और एक अंत में है ना, बच्चों को गृह कार्य देने के लिए हम जैसे कोई उपसर्ग प्रत्यय आ गया, तो जैसे पढ़ा रहे हैं प्रति उपसर्ग आ गया, तो प्रति शब्द के कोई 5 या 10 शब्द हम ढूंढ के लाने के लिए कह सकते हैं। और प्रत्यय का दे सकते हैं। कोई और अलंकार हमने पढ़ाया, जैसे ये अनुप्रास वगैरह है, अनुप्रास अलंकार बहुत सीधा सीधा है, तो अनुप्रास अलंकार के बारे में बता के और बच्चों को कह सकते हैं कि इसमें कविता में है, आप और अलंकार छाटिए, इसमें कौन कौन से अलंकार बन रहे हैं। तो इस तरह के हम गृह कार्य दे सकते हैं, वहाँ भी हम बता सकते हैं। तो व्याकरण, उस कविता में व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक हैं वो आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि इसमें ये बन रहे हैं, क्योंकि वो वहीं से पूछते हैं कि पूछ लेते हैं कि हाँ आपने ये पढ़ाया, तो इसमें ये जो प्रतिदिन है, प्रतिछादन है ना, प्रतिछादन है, ये शब्द कैसे बना, तो प्रतिछादन में प्रति आच्छादन ऐसे करके वो उसका संधि विच्छेद भी पूछ लेते हैं। कई बार किसी शब्द का प्रत्यय उपसर्ग पूछ लेते हैं, विलोम शब्द पूछ लेते हैं, कोई मुहावरा आ गया तो वो पूछ सकते हैं। तो इन चीज़ों का, व्याकरण के बिंदुओं का हमें जरूर, इसमें भाषा में सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हमें जो भाषा हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें व्याकरण के क्या क्या टॉपिक उसमें निकल रहे हैं, वो उससे प्रश्न पुटअप होने की प्रबल संभावना रहती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट। मतलब हम ये सोच के नहीं रह सकते अगर मुझे कविता पढ़ाने को मिली है या गद्य पढ़ाने को मिला है तो मेरे से व्याकरण नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि वहाँ से जब आप, जैसे सर ने यही लिखा माता पिता, बीच में डैश लगाया, तो पूछ सकते हैं यहाँ पे कौन सा समास है। मतलब आप जो कुछ लिखोगे, इसलिए हम बार बार एक बात बोलते हैं कि इंटरव्यू वाला पूछेगा क्या, किसी को नहीं पता। तो आप किसी आदमी से भी या किसी भी टीचर से भी ये पूछना ही बंद कर दो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। इंटरव्यू वाला क्या पूछता है, किसी को कुछ नहीं पता, वो क्या पूछेगा, वो नहीं पूछेगा तो कुछ नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो इतना कुछ पूछ लेगा कि सोचा भी नहीं होगा। और एक चीज़ और, जब मैं कबीरदास पढ़ा रहा था, अंत में मेरे से पूछा कि कोई एक दोहा लिखो, तो मैंने कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिका या खाई बोराई जग व पाए बोराई, और मैंने वो लिख दिया। और उस समय मैंने एक सोचा भी नहीं था, और उस समय वो मेरे से मात्राएं लगवा रहे थे और फंसा लिया, मतलब फंसा लिया। और मैं उस समय डर भी गया था, क्योंकि कई बार इसमें 1-2 मात्राएं ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन भाग्य ठीक था, तो मात्राएं ठीक ठीक निकल गई। उसी समय मैं कॉन्फिडेंट हो गया था कि शायद इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं वो आपकी एक्यूरेट जाने पे आपको सफलता की ओर ले जाएगी। तो ये तो डेमो की कुछ मुख्य बातें थी। अब भी अगर आपका कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, सर उपलब्ध रहेंगे, वीडियो देखते रहते हैं सर, उसका सारे कमेंट के आंसर सर देंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि इंटरव्यू में जाओ, अच्छे से इंटरव्यू को पास करके आओ, और सर से जब सेलेक्ट होके आओ तो केंद्रीय विद्यालय में सर से आके ज़रूर मिलना। जी सर, थैंक यू, धन्यवाद आपको सभी को, धन्यवाद। और हमारी तरफ से भी आपको सभी को अग्रिम शुभकामनाएं।